अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। सी एस 601 डाटा कम्युनिकेशन का जो कोर्स है उसके हमने तमाम तो टॉपिक्स जो मिड टर्म तक का जितना सिलेबस था वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम जो है इसके मिड टर्म की तैयारी की तरफ जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा फाइल्स जो हैं वो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही हैं, मतलब कि होती रहती हैं, आप लोगों को मिल जाएंगी मिड टर्म की तैयारी के लिए। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये तकरीबन 2018 में आई थिंक, या पता नहीं इससे रिलेटेड ही कोई साल होगा, ये कोर्स तब अपडेट हो गया था। इसमें आप लोगों को लेक्चर जो हैं वो नए वाले आपको मिलेंगे और स्लाइड्स की फॉर्म में अब जो हैं वो चीज़ें आ रही हैं। हैंडआउट्स जो थे वो पुराने हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिड टर्म के पास पेपर्स हैं या फाइनल टर्म के पास पेपर्स हैं, वो आप लोगों को पुराने वाले ही इंटरनेट पर मिलेंगे। तो इस तरह की जो अपडेटेड फाइल्स हैं वो बहुत कम हैं। ये मैंने एक निकाली थी फाइल और इसमें मुझे डाटा जो है वो अपडेटेड लग रहा था। कि इसमें पास पेपर जो हैं वो नए वाले क्वेश्चन काफ़ी हद तक उठाए गए हैं। तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी हैं, क्वेश्चंस काफ़ी हद तक ठीक हैं, बट बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स भी हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। एक तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट बताए जाएँगे हर सवाल के, और शॉर्ट टाइम में आप लोगों को अच्छी तैयारी करवाने की कोशिश की जाएगी। इससे एक फ़ाइल को आप समझ लेते हैं तो आप लोगों का जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है सीएस 601 का, वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, अपना फीडबैक देने के लिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जी हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है वो है, इफेक्टिव नेटवर्क मीन दैट द नेटवर्क हैज़ फास्ट डिलीवरी टाइमलीनेस एंड, और तीसरी चीज़ हमने बतानी है, यानी कि वो कह रहा है कि इफेक्टिव नेटवर्क जो है उसमें एक तो फास्ट डिलीवरी होती है और टाइमलीनेस होती है। यानी कि फास्ट डिलीवरी कितना वो तेज़ हमारी जो डाटा है वो कितना तेज़ पहुँच पा रहा है। टाइमलीनेस, वो जो टाइम ले रहा है वो वाक़ई ही हमारे लिए यूज़फुल है भी नहीं, कि ऐसा नहीं है कि फ़ास्ट तो पहुँच रहा है लेकिन हमारे लिए वो टाइम ही फ़ेवरेबल नहीं है, उस टाइम पर पहुँचना। तो एक तो टाइमलीनेस होगी और तीसरी चीज़ हमने बतानी है तो वो है जी एक्यूरेट ट्रांसमिशन। यानी कि डाटा जो है वो सही सूरत में भी पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वो तेज़ पहुँच रहा है, बल्कि सही सूरत में भी पहुँचना चाहिए। अच्छा, हाई बैंडविड्थ जो है वो भी यहाँ पर मतलब कि आप कह सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन सिर्फ अगर हाई बैंडविड्थ होगी और बाकी सब चीज़ें नहीं होगी तब भी ये चीज़ गलत है, क्योंकि कई केसेस में अगर आपका डाटा जो है उसकी बैंडविड्थ हाई है तब भी लाजमी नहीं है कि वो इफेक्टिव नेटवर्क हो, तब भी वो बुरा नेटवर्क हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट ट्रांसमिशन है, यानी कि डाटा सही सूरत में पहुंचना चाहिए। ये बहुत ही वाइटल करेक्टरिस्टिक है एक इफेक्टिव नेटवर्क का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो डिवाइसेस जो हैं उनका सेट अगर कम्युनिकेशन लिंक्स की मदद से आपस में कनेक्ट हो तो उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। यही तो नेटवर्किंग की डेफिनेशन है। तो यही सिंपल उसने हमने ट्रू इसका जो ऑप्शन है वो लगा देंगे। कहता है कि विच वन बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? टू अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर टोटल कैपेसिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडियम। कह लें कि जी ये तीन यूजर्स हैं और ये एक लिंक है जिसकी जो कैपेसिटी है वो ये तीनों मिलकर यूज़ कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि तीनों अपना-अपना लिंक बना रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो हमारे पास उस प्रोसेस को मल्टीप्लेक्सिंग बोला जाता है। उसके बाद लाइन कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द वे टू और मोर डिवाइसेस अटैच टू ए लिंक। लाइन कॉन्फ़िगरेशन की 2 टेक्नीक्स होती हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट और दूसरी मल्टी पॉइंट, और दोनों के दरमियान लिंक ये पॉइंट टू पॉइंट है ना, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कम्युनिकेशन हो रही है। और मल्टी पॉइंट जो है वो काफ़ी सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगे एक लाइन पर, तो ये भी एक लिंक के थ्रू ही कम्युनिकेशन हो रही है। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन में कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू होती है। उसके बाद कहता है कि डैश रिक्वायर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब यहाँ पर ये टोपोलॉजीज़ का ज़िक्र किया गया है। तो देखें यहाँ पर जो मेश टोपोलॉजी होती है ना, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेज़ हैं वो सारी आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट होती हैं। यहाँ से ये कनेक्ट होगी, ये इसके साथ भी कनेक्ट होगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो इस तरह से सारी डिवाइसेज़ जो हैं वो आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट होती हैं, इसीलिए इसको मेश भी बोला जाता है, क्योंकि एक मेश बन जाता है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हमारे पास हो जाती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस बन जाते हैं। बाकियों में इतने कनेक्शंस नहीं बनते, इसीलिए मेश यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद कहता है कि डैश इज़ यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो बिटवीन द लिंक्ड डिवाइसेस। कहता है कि सिग्नल फ्लो करवाने के लिए सिग्नल फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसको तय करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए कौन सी चीज़ हमारे पास यूज़ होती है। तो ट्रांसमिशन मोड हमारे पास ये टर्म यूज़ होती है। ट्रांसमिशन मोड यानी कि फुल डुप्लेक्स हो सकता है या फिर हाफ डुप्लेक्स हो सकता है। दोनों सूरतों में हमारा जो सिग्नल है वो फ्लो करता है किसी न किसी डायरेक्शन में। वो यूनिडायरेक्शनल हो सकता है, यानी कि हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, या फिर वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है जिसको हम फुल डुप्लेक्स भी बोलते हैं।
हाफ डुप्लेक्स भी बाई डायरेक्शनल होता है, बट एट अ टाइम जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ट्रांसमिशन मोड इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है कि यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट इज ओवरकम बाय डुअल रिंग टेक्नोलॉजी। अब एक टेक्नोलॉजी थी जिसको हम रिंग टेक्नोलॉजी बोलते थे, इस तरह की कुछ रिंग फॉर्म में होती थी। उसमें क्या होता था कि डाटा जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा होता था। अगर हम दूसरी डायरेक्शन में भी साथ ही ट्रैवल करवाना शुरू कर दें तो वहाँ पर क्या होगी, डाटा आपस में कोलिजन हो जाएगी, यानी कि उनकी। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसको हम डुअल रिंग टेक्नोलॉजी बोलते थे। इसमें दो पार्ट्स बन जाते थे, एक डाटा जो एक साइड पे डायरेक्शन इस तरफ हो रही है, तो दूसरी साइड पे उसके उलट हो रही होती थी। तो ये प्रॉब्लम जो है हम हमारे पास डुअल रिंग टेक्नोलॉजी ने ख़त्म कर दी थी यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक की, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू ऑप्शन आएगा। उसके बाद कहता है कि ट्रेलर इज ओनली एडेड एट डैश लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ट्रेलर क्या होता है, जैसे हमारे पास हेडर होता है ना, किसी भी डाटा को इनकैप्सुलेट जब हम करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हेडर हम जैसे ऐड करते हैं ऐसे हम उसका ट्रेलर भी एक ऐड करते हैं। ट्रेलर उसका लास्ट पार्ट होता है। तो ये हेडर और ट्रेलर ऐड जो होता है ये बेसिकली डाटा लिंक लेयर पे ऐड होता है, और इसको रीड किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये भी आप लोगों ने याद रखना है हेडर को। ठीक है, और ट्रेलर जो है वो कहाँ पर बनता है, कहाँ पर ऐड किया जाता है, डाटा लिंक लेयर पे। उसके बाद कहता है कि डाटा लिंक लेयर डील्स विद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। और ट्रेलर जो है इसमें बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है एरर कंट्रोल की, एरर चेकिंग की, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम जो है वो ट्रेलर में रख के सेंड करते हैं। उसके बाद कहता है डाटा लिंक लेयर डील्स विद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम एंड इंटरफेस। यानी कि जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है, चाहे वो मॉड्यूलेटर है, कुछ भी इस तरह की चीज़ है जिसके थ्रू हम ट्रांसमिट करवा रहे हैं अपना डेटा, वो चीज़ें उसकी मैकेनिकल इंटरफेरेंस या इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस, ये चीज़ें कौन सी लेयर देखती है, तो ये चीज़ें हमारे पास फिजिकल लेयर देखती है, ना कि डेटा लिंक लेयर। तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स होना चाहिए, ये यहाँ पर रोंग लगाया गया है। उसके बाद कहता है कि अ सिग्नल दैट रिपीट्स ए पैटर्न ओवर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। यानी कि एक सिग्नल जो है वो अपना पैटर्न अगर रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं, ये हमने पढ़ा भी था। उसके बाद कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ डैश इन वोल्टेज देन द फ्रीक्वेंसी इज़ इनफाइनाइट। कहता है कि अगर वोल्टेज में ऐसा क्या हो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इनफाइनाइट हो जाए। तो याद रखिएगा, अगर कंटिन्यूअस चेंज होता है ना वोल्टेज में, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइनाइट रहेगी, बड़ी ही स्मूथ जाती रहेगी। तो ये यहाँ पर रोंग लगाया गया है। अगर हमारे पास वोल्टेज में इंस्टेंट चेंज आता है, अचानक चेंज आता है, तो फिर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इनफाइनाइट चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस चेंज होगा। उसके बाद कहता है कि इन ए टाइम डोमेन प्लॉट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ए मेजर ऑफ। टाइम डोमेन प्लॉट में हमने पढ़ा था कुछ इस तरह से होता है। तो ये वाला जो एक्स एक्सिस होता है ये हमारे पास टाइम को शो कर रहा होता है, और जो ये वाई एक्सिस होता है ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा होता है। यानी कि सिग्नल जो है वो कितना हाइट पर है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड शो करता है, और वो कितना आगे जा चुका है और कितने पीरियड में उसने ये टाइम फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल कर ली है। तो ये हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। तो एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम को शो कर रहा होता है। उसके बाद कहता है कि डीसी कंपोनेंट इज आल्सो टर्म्ड एज डायरेक्ट करंट कंपोनेंट और ए कंपोनेंट विद नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी। तो डीसी कंपोनेंट हमारे पास डायरेक्ट करंट कंपोनेंट तो होता है, ये बात इतनी तो ठीक है। बट आगे जो कह रहा है ना कि कंपोनेंट विद नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी, ये गलत बात है, क्योंकि डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम ही यही है कि वो हमारे पास अक्सर जीरो फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा होता है। यानी कि उसमें अगर इस तरह से करंट जा रहा है तो वो आगे चल के न्यूट्रल हो जाता है काफ़ी देर तक। ये हमारे पास डीसी कंपोनेंट की मेन प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी जो है वो गलत है, इसकी जीरो फ्रीक्वेंसी रह जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए इसका फॉल्स राइट ऑप्शन है। उसके बाद कहता है कि क्वांटाइजेशन मींस मेजरिंग एम्पलीट्यूड्स ऑफ सिग्नल एट इक्वल इंटरवल्स। तो ये जो है ये सैम्पलिंग की डेफिनेशन थी। हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी थी ना, आपको याद होगा, क्वांटाइजेशन, उससे पहले सैम्पलिंग और उसके बाद फिर इनकोडिंग, ये 3 टेक्निक्स हमने पढ़ी थी। तो क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन ये नहीं थी। क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या था कि जो हमारे पास डेटा सैंपल होके आता था उसको हम राउंड ऑफ करके डिस्क्रीट वैल्यूज़ को एक प्रॉपर वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते थे। उसके बाद उस डिफरेंस को हम कैलकुलेट करके उसको क्वांटाइजेशन एरर बोलते थे। तो क्वांटाइजेशन का काम ये नहीं होता, ये सैंपलिंग का काम होता है। तो यहाँ पर फॉल्स राइट ऑप्शन है। उसके बाद एम्पलीट्यूड इन एएसके इज मोर रेजिस्टिव टू ईएमआई एंड नॉइस। कहता है कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग जो है उसमें हमारे पास नॉइस और ईएमआई कम होती है। यानी कि रेजिस्टिव का मतलब यही है कि वो ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं नॉइस को और ईएमआई को अपने अंदर आने नहीं देते।
तो याद रखिएगा कि ASK जो है वो एम्पलीट्यूड को शिफ्ट करके हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। देखें जी, ASK के बारे में बताया गया है कि ये क्या करता है, एम्पलीट्यूड को चेंज करके काम करता है। जहाँ पर 1 है वहाँ पर एम्पलीट्यूड अप जा रहा है, जहाँ पर 0 है वहाँ पर एम्पलीट्यूड हमारे पास न्यूट्रल जा रहा है। तो अगर हमारे पास नॉइस होगा तो वो तो एम्पलीट्यूड को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉइस सेंसिटिव होता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो है ये बेसिकली गलत लगाया गया है। एम्पलीट्यूड इन ASK इज मोर रेजिस्टिव टू AMA एंड नॉइस, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा रेजिस्टिव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। उसके बाद कहता है कि ASK, PSK, FSK एंड QAM आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। यानी कि ये जो हमने शिफ्ट कीइंग्स पढ़ी थी ना कि आपने डिजिटल डाटा को अगर एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमने ये सारी टेक्निक्स पढ़ी थी। तो ये बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करते हुए हम टेक्निक्स ये सारी यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद कहता है कि द बिट रेट ऑलवेज इक्वल टू द बॉड रेट इन विच टाइप ऑफ सिग्नल। तो कहता है कि हमारे पास जो है वो बिट रेट बॉड रेट के कब इक्वल होता है, किस टाइप ऑफ सिग्नल में। तो हमने ये भी पढ़ा था कि FSK जो है उसमें हमारे पास जो हमारा बेसिकली बिट रेट होता है, यानी ये मैं आपको दिखा ही देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए चीज़ें। तो यहाँ पर देखेगा कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स ये कैरी हो रहे हैं, डाटा एलिमेंट्स, एक सिर्फ एलिमेंट जो है वो कैरी हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास एक सिग्नल एलिमेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास एक बिट यहाँ पर कैरी हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास सिग्नल एलिमेंट कितना, एक, यानी कि बिट रेट और बॉड रेट इक्वल है हमारे पास। लेकिन अगर हम वही बात कर लें यहाँ पर अपने जो हमने इसकी बात की थी, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स कैरी हो रहे हैं, यहाँ पर एक और दो एलिमेंट्स कैरी हो रहे हैं एक सिग्नल एलिमेंट पर। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर बॉड रेट और बिट रेट बराबर नहीं है। बिट रेट हमारे पास जो है वो डाटा बिट रेट होता है, और जो बॉड रेट है वो सिग्नल का रेट होता है। तो सिग्नल एलिमेंट हमारे पास एक है और बिट तो हमारे पास दो आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास बाकी जितने भी उसने बताए हैं वो वैलिड नहीं है। जो हमारे पास FSK जो मैंने ऊपर दिखाया था उसमें हमारे पास एक ही बिट होता है, और PSK की सिंपल फॉर्म में भी एक बिट होता है, बट इसकी जो आगे चल के फॉर्म्स आती हैं जैसे ये 4 PSK है, ये इसके रिलेटेड और भी फॉर्म्स हैं, उसमें नहीं होता। तो बेहतर ऑप्शन यहाँ पर FSK ही है, आप इसके साथ जा सकते हैं। तो FSK इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद कहता है कि असिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ स्लो। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन स्लो क्यों होती है, क्योंकि उसमें हम स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स का यूज़ करते हैं, और गैप्स उसमें हर डाटा के दरमियान होते हैं। जिसकी मतलब फ़र्ज़ करें कि जो डाटा है उसको हमने मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड कर लिया। ये हमारे पास एक फ्रेम है, तो यहाँ पर हम एक स्टार्ट बिट लगाएंगे, यहाँ पर एक स्टॉप बिट लगाएंगे, और इसी तरह से बाकी फ्रेम्स होंगे, उन सब फ्रेम्स में आपस में गैप भी होगा कुछ ना कुछ। तो इसकी वजह से ये जो है हमारे पास स्लो हो जाती है। उसके बाद कहता है कि अ डैश कन्वर्ट्स एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल से एनालॉग में जाने के लिए हम मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं, और एनालॉग से वापस डिजिटल में जाने के लिए हम डी मॉड्यूलेटर का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद कहता है कि इफ़ ए स्टेशन डज नॉट रिसीव इट्स सिग्नल अप टू स्पेसिफाइड टाइम दैट सिस्टम इशूज एन अलार्म टू। वो कह रहा है कि अगर एक स्टेशन जो है वो एक सिग्नल रिसीव नहीं कर पा रहा है तो वो किसको अलार्म अपना जारी करता है कि मुझे सिग्नल रिसीव नहीं हुआ। तो ये इंटरनेट की दुनिया में हम नेटवर्क मैनेजर जो है वो बेसिकली उसको ये अलार्म जाता है, जो ISP होता है उसका नेटवर्क मैनेजर, उसको ये अलार्म जाता है। दूसरी नोड का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बेसिकली यहाँ पर गलत लगाया गया है। उसके बाद कहा गया है कि द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है वो क्या होता है, हमारे पास मीडियम होता है, उसके तो थ्रू की जाती है। प्रोटोकॉल हमारे पास रूल्स होते हैं, ट्रांसमिशन हमारे पास जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो मैसेज जो होता है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने कन्वे करनी होती है। उसके बाद कहता है कि विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल में हमारे पास सिंटैक्स हो सकता है, सिमेंटिक्स यानी कि उसके मतलब प्रोटोकॉल के क्या हैं, टाइमिंग कब तक वो पहुंचेगा, ये भी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बट कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा कि कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल प्रोटोकॉल का जो है वो एलिमेंट नहीं है, बाकी दोनों हैं। उसके बाद कहता है कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने आपको बता दिया था, ये हमारे पास रिपीट ही हो रहा है। इसके बाद कहता है कि डैश रिक्वायर्स दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये भी हमारे पास जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम रिपीट कर देते हैं। उसके बाद कहता है कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो स्टार टोपोलॉजी जो है उसमें हम एक सेंट्रल हब लगाते हैं जो कि इस तमाम नोड्स को जो है वो डाटा सेंड कर रहा होता है,
ठीक है? इसमें नुकसान इसका ये होता है कि अगर सेंट्रल हब फेल हो जाए, तो हमारे पास बाकी सबका फेलियर भी आ जाता है, वहाँ पर भी डाटा नहीं जा रहा होता और फ़ायदा ये है कि ये सेंट्रलाइज़्ड होता है, एक ही जगह से सारा सिस्टम हो रहा होता है, हर कोई अपना मालिक नहीं होता, बल्कि एक ही जगह से हम तमाम जगह डाटा सेंड कर सकते हैं। कहता है कि लेयर 5, 6 एंड 7 आर आल्सो कॉल्ड एज़ नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। तो हमारे पास जो लेयर 5, 6 एंड 7 है, वो अपर लेयर्स करवा कहलाती हैं और इसके साथ 4 भी आप शामिल कर लें। लेकिन जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं, वो पहली, दूसरी और तीसरी लेयर, जो कि हमारे पास फिज़िकल लेयर पहली, दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर और तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर, ये तीनों लेयर्स जो हैं हमारे पास नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स कहलाती हैं। तो ये वाली जो लेयर्स हैं, ये हमारे पास अपर लेयर्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर फॉल्स इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद कहता है कि इंटरनेट विद स्मॉल आई स्पेसिफाइज द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, द एक्चुअल इंटरनेट। तो इंटरनेट अगर हम स्मॉल आई के साथ लिखते हैं, तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि 2 से ज़्यादा डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेट करेंगी, तो उनको वो रिप्रेजेंट करता है, ना कि वो जो हमारा एक्चुअल वाला इंटरनेट है। जो हमारा एक्चुअल वाला इंटरनेट है, वो कैपिटल आई के साथ डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर फॉल्स इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन इज़ ए फंक्शन रिलेटेड विद। तो डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन जो है, वो कौन-सी लेयर में होती है? वो बेसिकली सेशन लेयर में होती है। सेशन लेयर का काम ही यो होता है कि डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना, तो ऑर्गेनाइज़ेशन जहाँ पे आ जाती है, वहीं पर सिंक्रोनाइज़ेशन भी डाटा की आती है। उसके बाद कहता है कि ओएसआई मॉडल वाज़ डेवलप्ड प्रायर टू टीसीपी/आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल को टीसीपी/आईपी मॉडल से पहले बनाया गया था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ओएसआई मॉडल को पहले बनाया गया था और उसके बाद ये ऑब्सोलीट भी हो गया था प्रैक्टिकली, बट आज भी थ्योरेटिकली ये पढ़ाया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीखना, लेकिन प्रैक्टिकली टीसीपी/आईपी मॉडल आजकल यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग ट्रू लगाएँगे। उसके बाद कहता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म टेल्स अस दैट एनी डिजिटल सिग्नल कैन बी डीकंपोज्ड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स। तो यहाँ पर फोरियर एनालिसिस आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो आप लोगों को पढ़ाया गया है। ओवरऑल फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ी-सी डिफरेंट टेक्नीक है, बट ओवरऑल देखा जाए तो आप इसको शामिल कर सकते हैं और इसका आंसर जो है वो ट्रू भी लगाया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि असल में जो आप लोगों का डिजिटल सिग्नल होता है, वो कंपोजिट एनालॉग सिग्नल्स पर ही मुश्तमिल होता है, तो वो पीरियोडिक सिग्नल्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो ट्रू यहाँ पर आप लगा सकते हैं, बट फॉल्स भी लगाया जा सकता है, तो ये 50-50 ही है।